हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्हार केमिस्ट्री। तो आज हम नया पार्ट देखेंगे। ऑलरेडी हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा हुआ है कि आयन कैसे बनते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से कैलकुलेट करने। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज़ कि मान लो तुम्हारे पास, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि मान लो न्यूट्रल एटम हो, ओके, न्यूट्रल हो, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। और अगर वो निगेटिवली चार्ज्ड हो तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। और अगर वो प्लस चार्ज हो तो हम क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, तो इससे ऐसा लग सकता है कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है। ओके, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैं बोलता हूँ। देखो, अगर आपके पास मान लो ऑक्सीजन है 8 एंड 16, हमने कल देखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 8। न्यूट्रॉन कैलकुलेट करोगे तो मिलेंगे 8, और इलेक्ट्रॉन भी कितने मिलेंगे, 8। ओके, और अगर हमारे पास O माइनस माइनस है, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16 होता है, तो इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं 8, न्यूट्रॉन होते हैं 8, और जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन का नंबर हमें मिलता है, इट इज 10। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो मिलता है 10। मतलब इस केस में हम बोलते हैं कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, नो डाउट। इस केस में हम बोलते हैं कि प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 10 है। और हम अगर और एक एग्जांपल देखें, ओके, कि मान लो आपके पास सोडियम है 1123, और दूसरी केस में है सोडियम प्लस 1123। अब देखो, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 11, न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। और अगर इसमें हमने कैलकुलेट किया, प्रोटॉन कितने हैं, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या पहले न्यूट्रॉन देख लेंगे, ओके, और हमने इसके अंदर न्यूट्रॉन्स देखे, तो न्यूट्रॉन उतने ही आने वाले, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे मिलता है 10। मतलब हम बोलते हैं कि प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन इन दिस केस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस केस में और इस केस में प्रोटॉन का नंबर एज इट इज रहता है। देखो, यहाँ पे प्रोटॉन कितने थे, 8, यहाँ पे भी प्रोटॉन कितने हैं, 8, यहाँ पे प्रोटॉन कितने थे, 11, यहाँ पे भी प्रोटॉन कितने हैं, 11। चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे 8, ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 10, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन है 10। मतलब इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर ही चेंज होता है, प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता इन चार्ज स्पेसिस। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि उनको लगता है प्लस चार्ज आया मतलब प्रोटॉन बढ़े, ऐसा नहीं होता। उसका रीजन भी है। क्या है उसका रीजन, तो देखो, जैसा हमने ये देखा हुआ है कि ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस का, सॉरी, ये एटम है और इसका ये न्यूक्लियस है। तो हमने कल क्या बोला कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, और सॉरी, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे होता है। मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो नॉर्मल कंडीशन में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते। क्यों, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी। ओके, और न्यूक्लियर रिएक्शन करना जो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल रिएक्शन की तरह नहीं है। इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं बदल सकते। हाँ, इलेक्ट्रॉन को बदल सकते हो। सिंपल एग्जांपल है, अगर आपके पास कोई आयरन रॉड है, मान लो इस तरह का, और तुम उसको हीट करते हो, तो नॉर्मल है कि हीट करते हो तो भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो इस तरह, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे आयन किस तरह से बनते हैं। हमको मालूम है दो तरह के आयन होते हैं। ओके, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है अनायन। ओके, अनायन, कैटायन के ऊपर होता है प्लस चार्ज, जबकि अनायन के ऊपर होता है माइनस चार्ज। अब प्लस चार्ज कब आता है, जब भी कोई चीज लूजेस इलेक्ट्रॉन, चीज मतलब यहाँ पे एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। जबकि अगर कोई चीज गेन इलेक्ट्रॉन, गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, उसके ऊपर चार्ज आता है माइनस। ओके, अब सवाल यह है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन गेन करता है। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसलिए मेटल की डेफिनेशन ही है, मेटल इज दैट विच टेंड टू लूज द इलेक्ट्रॉन,
जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करना चाहते हैं। ओके, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करना चाहते हैं। अब मेटल कौन से हैं, तो देखो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें से कई सारे मेटल, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिखेंगे, जैसा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ओके, कैल्शियम है। इस तरह के कई सारे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ओके, और भी है, जैसा आयरन होगा। ओके, ये कई है, लेकिन आपको जो बेसिक कुछ मालूम चाहिए वो है। और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, जैसा कि फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये सारे नॉन मेटल है। इसलिए इन सब के ऊपर माइनस चार्ज होता है, जबकि इन सब के ऊपर प्लस चार्ज होता है। ओके, इन सब के ऊपर प्लस चार्ज होगा। अब यहाँ पे सवाल है, क्यों ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्यों ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इसके लिए हमको एक कंसेप्ट और समझनी पड़ेगी। वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वो कंसेप्ट क्या है हमारी, वो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअल, मतलब हायर क्लासेस में तुमको है, 11th-12th में भी है। ओके, लेकिन तुमको अगर बेसिक आइडिया इसका मालूम चाहिए तो तुम ऑलरेडी मैंने 10th क्लास के लिए, ओके, 10th क्लास 10th के लिए जो एक टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर अगर तुम सर्च करोगे तो तुमको ये वीडियो मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अब अभी मान लो ये मोस्ट ये चीज़ें 9th क्लास में है, तो अगर 9th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लेवल पे मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा अभी इसमें। ओके, तो देखो एक चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है कि एटम होता है इस तरह, एटम का न्यूक्लियस होता है, और मान लो ये लाइक दिस। ओके, और मान लो लाइक दिस। ओके, ओके, लाइक दिस। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये जो है तुम्हारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और हमने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये क्या है, सारी की सारी शेल्स है। ओके, ये सारी की सारी जो है वो क्या है, शेल्स होती है। व्हाट इज मीन बाय शेल, शेल इज अ फिक्स्ड पाथ in which electron revolve। ओके, जिस एक ऐसा पक्का रास्ता होता है, फिक्स पाथ होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में। और ये शेल जो होती है वो एक्चुअल 7 शेल है, लेकिन अभी हमको 4 ही शेल मालूम चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। 4 शेल्स होती है जिनको अगर आप सिंबलाइज करें तो के, यल, यम, यन के फॉर्म में होती है। और हर शेल की अपनी कैपेसिटी होती है। पहली शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, कम हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरी शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, जबकि फोर्थ शेल जो है उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब सवाल है कि ये जो सारे शेल्स है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है। पहली शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फोर्थ शेल में 32। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, arrangement of electrons in different shells। इसको अरेंजमेंट की जगह हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। इन डिफरेंट शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड में या सराउंडिंग में
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं। मतलब मान लो, सिंपल एग्जांपल है, मान लो ये इसी के एग्जांपल को, ये मान लो तुम्हारा ग्राउंड है, ओके, सपोज फुटबॉल का ग्राउंड है, और इस ग्राउंड में ये जो है ये फर्स्ट रो है, ओके, दिस इज द फर्स्ट रो, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आप ही देख के बता सकते हो इसका साइज जो है वो छोटा है, मतलब इसमें कम लोग एडजस्ट होंगे, यहाँ पे थोड़े ज्यादा एडजस्ट होंगे, यहाँ पे ज्यादा, इस तरह से ये एरिया बढ़ता जाएगा, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। तो वही है, पहली शेल एकदम छोटी है, पास में है, तो उसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी शेल थोड़ी बड़ी है तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तीसरी शेल उससे बड़ी है तो उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और फोर्थ शेल जो है सबसे बड़ी है तो इसलिए उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ओके। तो इस तरह से, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम शेल और सब शेल वाइज अरेंज करेंगे। इसके लिए और एक चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वही मालूम चाहिए, तो जस्ट हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे कि किसी भी एटम के अंदर उसका जो एटॉमिक नंबर होता है इज इक्वल टू क्या होता है, हमने कल पढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन इफ न्यूट्रल एटम हो, न्यूट्रल एटम हो या न्यूट्रल वो चीज या न्यूट्रल स्पेसीज हो, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ, और इज इक्वल टू मैं लिखता हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये भी हमने पढ़ा, क्योंकि इस वीडियो के पहले ही मैंने वो चीज इसलिए ही बताई क्योंकि जब भी आप आयन देखते हो या कुछ भी देखते हो, एटम देखते हो, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, चेंज क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए हमको ये मालूम चाहिए। तो अब मैं यहां पे देखता हूं, देखो एटॉमिक नंबर, ओके, या पहला हम बनाएंगे एलिमेंट का टेबल, ओके। द फर्स्ट कॉलम इज फॉर, ओके, फर्स्ट कॉलम ले लो एटॉमिक नंबर का, उसके बाद दूसरा कॉलम ले लो एलिमेंट का, थर्ड कॉलम ले लो इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ कॉलम ले लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब देखो एटॉमिक नंबर जितने भी है उसके वो सारे हमको लिखने पड़ेंगे। मान लो एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो तुम्हारी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक के आते हैं, इसलिए मैं उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हायर क्लास में तुम देखोगे 9, 10 वगैरह में, सॉरी 10 या उसके आगे, तो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ओके। 11, 12, उसके बाद ओके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ओके, इतने हैं। अब इन सब में अब एलिमेंट का अगर सिंबल भी लिखना है तो वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पे, ओके, हम दूसरे से लिखेंगे, ओके। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट विल मेक अ टेबल, ओके। अब देखो यहाँ पे हमको एलिमेंट्स के सिंबल भी लिखने पड़ेंगे। एक नंबर वाला होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, ओके। इतने 20 तक के एलिमेंट्स आपको मालूम होने चाहिए, ओके। अब देखो
आर्गॉन, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब देखो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने अभी देखा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब एक चीज और ध्यान में रखो, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर जितना है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये चीज है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो शेल्स होती है वो एक से ज्यादा है, जैसे हमने अभी निकाल के भी उस डायग्राम में बताया कि एक से ज्यादा शेल्स होती है। ओके, तो पहली जो शेल है वो कौन सी थी, हमने अभी बात की के। उसके बाद दूसरी शेल जो है वो है यल। उसके बाद थर्ड शेल जो है वो एंड द फोर्थ शेल। ओके, एंड यहां पे आएगा हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको एक बार लिख भी लेंगे, कौन सी शेल्स होती है, देखो के, यल, यम, यन, और यहां पे आएगा आपका फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 के फॉर्म में, लेकिन उसके लिए आपको वो आप वीडियो एक बार देख लो तो उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है अगर चाहिए तो, अदरवाइज अप टू योर क्लास 9th क्लास के लिए वो जरूरी नहीं है। अब देखो इसमें अभी हमने क्या बात की थोड़ी देर पहले कि पहली शेल की कैपेसिटी 2 की होती है, दूसरी शेल की 8 की होती है, तीसरे की 18 की होती है, और चौथी की यहाँ पे 32 की होती है। ओके, तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मतलब हाइड्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन एक ही है, जबकि पहले शेल की कैपेसिटी 2 की है, तो यहाँ पे एक है, कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है 1 ओनली। ओके, हेलियम 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 रह सकते हैं, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, क्योंकि आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब लिथियम के पास आओ, अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 3, पोटेशियम सॉरी फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 होती है, तो यहाँ पे 2 ही जाएंगे, तो बचा हुआ एक जो है वो आगे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बना 2,1। देन यहाँ पे 4 है तो 2 2, मतलब यहाँ पे होगा 2,2। उसके बाद 2 एंड 3, क्यों 3, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली शेल कैपेसिटी मैक्सिमम 2 की थी, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बच्चे वाले 3 यहाँ पे गए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,3। उसके बाद कार्बन 2 4। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2,4। उसके बाद नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,5। उसके बाद 2,6 ऑक्सीजन के लिए। देन फ्लोरीन 2 एंड 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7। यहाँ पे 2 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8। उसके बाद 11 है। अब यहाँ पे देखो पहली शेल कैपेसिटी 2 की है, 2 दिए, 11 में से 2 गए, 9 बचे। दूसरी शेल कैपेसिटी 8 है, टोटल 9 है, उसमें से 8 ही यहाँ रहेंगे, बचा हुआ एक आगे चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आएगा 2,8,1। उसके बाद 2 8 2, तो ये आया 2,8,2। उसके बाद 2 8 3, तो यहाँ पे आएगा 2,8,3। देखो जब हम आगे वैलेंसी चेक करेंगे या चार्ज देखेंगे तब ये चीज़ें लगने वाली है, इसलिए हम इसको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे 2 8 4, तो यहाँ पे आएगा 2 8 4। यहाँ पे आएगा 2 8 5, तो यहाँ पे आएगा 2 8 5। यहाँ पे आएगा 2 8 और 6, यहाँ पे होगा 2 8 6। यहाँ पे आएगा 2 8 7, यहाँ पे आएगा 2 8 7, और यहाँ पे होंगे 2 8 8, 8 और 2 10 और 8 18, तो यहाँ पे आएगा 2 8 8। अब यहाँ पे है चेंज थोड़ा सा। अब देखो पोटेशियम के लिए यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ पे आएंगे 8, तो बचे कितने 9, तो 9 यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न होता है
कि जब तुम शेल के अंदर जो छोटी छोटी चीजें मतलब दूसरी पार्ट होता है उसको सब शेल बोलते हैं। ओके, तो सब शेल जब आप लेते हो तो सब शेल में भरते वक्त यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। यहाँ पे 8 ही रहते हैं, उसके बाद यहाँ पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो 2,8,8,1 और कैल्शियम के लिए है 2,8,8,2। अब ये देखो, सिर्फ पोटेशियम और कैल्शियम ये दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसका रीजन उस वीडियो में है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल का वीडियो देखा तो ये भी चीजें आपको समझ में आएंगी, लेकिन अभी यहाँ पे इस लेवल पे तुमको इसकी जरूरत नहीं है। तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट। ओके, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से एक बार देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने हैं एंड यू हैव टू फिल इट इन द डिफरेंट शेल्स। पहली शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे में ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते हैं, तीसरे में ज्यादा से ज्यादा 18 हो सकते हैं एंड फोर्थ वन कंटेन मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आखिरी के 2 एलिमेंट के लिए पोटेशियम और कैल्शियम आखिरी के 2 केसेस में वहां पे थोड़ा सा चेंज है। ओके, सो आई होप ये चीज तुमको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हमको जो एक और चीज लगने वाली है उसको बोला जाता है ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल। ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल। ओके, तो वो क्या होता है वो समझ लो, फिर हम ये सारी चीजों का यूज करके तुमको ये लिखना है। ओके, यहां पे होता है ड्यूप्लेट रूल और एक रूल होता है जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ओके, यहां पे एक और चीज तुमको समझनी पड़ेगी। देखो, अब जिस एटम में जो भी एटम है तुम्हारे पास, ओके, और उसका जो, अब देखो इसमें एक ही शेल है और वही बाहर वाली है, तो उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। सबसे बाहर जो शेल होती है ना उसको बोला जाता है वैलेंस शेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल में है, आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल बोलते हैं। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और वही वैलेंस शेल में है, तो वो भी वैलेंस शेल में आएंगे। ओके, अगर पूछा गया वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो वही है, क्योंकि एक ही शेल है। अब यहां पे देखो, ये एक शेल है और ये एक शेल है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वैलेंस शेल में है। तो अगर तुमको पूछा गया हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर आएगा 1। अगर यहां पे पूछा गया हाउ मेनी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो 2, तो इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। यहां पे कितने हैं? देखो, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7 और यहां पे 8। मतलब यहां पे 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये तुम्हारे क्या आ गए? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद यहां पे देखो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यार, वैलेंस मतलब सबसे बाहर वाली, तो यहां पे 1, 2, 3 शेल है, तो तीसरी शेल सबसे आउटर होगी, तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है इसके। ओके, लाइक दिस। तो यहां पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। जबकि इसमें सबसे बाहर वाली 2 शेल्स है, नंबर 1, नंबर 2, तो यहां पे भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? विल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये मैंने क्यों बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्योंकि अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहां से आगे जब हम देखेंगे ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल। ओके, तो अब समझो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, सॉरी, ड्यूप्लेट रूल पहले देखेंगे। और ड्यूप्लेट रूल क्या बोलता है कि वैलेंस शेल मतलब क्या? आउटर मोस्ट शेल मस्ट कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। सबसे बाहर वाली जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जबकि ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब सवाल है, इसने क्यों 2, इसने क्यों 8? क्योंकि ड्यूप्लेट रूल जो है वो एलिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए फॉलो किया जाता है, और आफ्टर 5 जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, मतलब फ्रॉम 6 टू ऑनवर्ड्स। ओके, मतलब कार्बन ऑनवर्ड्स, कार्बन के आगे, कार्बन को लेके उसके आगे वाले जो है उनमें ऑक्टेट रूल फॉलो किया जाता है। मतलब वो एलिमेंट चाहते हैं कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि उनकी साइज चेंज होती है या बड़ी होती है। ओके, जबकि ये पहले एलिमेंट्स कौन से है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ओके, देन बेरिलियम एंड बोरॉन, ये 5 एलिमेंट चाहते हैं कि उनके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हो। ओके, तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसका आइदर ड्यूप्लेट कंप्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो फिर वो क्या करते हैं एलिमेंट्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स
इलेक्ट्रॉन को आइदर लूज और गेन करते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट। ओके, मतलब कैसा, देखो अब हमारे पास एक एलिमेंट है, मान लो लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2,1 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब ये स्टेबल है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ये क्या करता है, लिथियम 2,1 है, तो ये क्या करता है, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है, हमने देखा हुआ है, तो उसके ऊपर चार्ज आता है प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया है 2। तो ये जो है ये स्टेबल है। ओके, और एक चीज, ये जब इलेक्ट्रॉन 2 लेना चाहता है, तो 2 क्यों लेना चाहता है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सिंबलाइज करते हैं किसे? तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन सिंबलाइज करते हैं एलिमेंट हेलियम को। हेलियम जो है वो इनर्ट गैस है, इसलिए वो स्टेबल होता है। ओके, वैसे ही और एक एग्जांपल चाहिए तो इसमें तुम लिथियम का ले सकते हो। जैसा अब देखो, एक लेता हूं मैं, सपोज मान लो हेलियम ही है खुद। अब हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही है, तो इसको ना इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, तो ये एज इट इज रहेगा हेलियम। ओके, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इधर देखो, यहाँ पे, अब यहाँ पे एलिमेंट लेंगे हम, अब मान लो कार्बन से शुरू, कार्बन ही लेंगे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4 है। ओके, 6 एटॉमिक नंबर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। अब ये क्या चाहता है? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये क्या चाहेगा, आइदर इट वांट टू लूज द 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, जिससे ये कहां पे पहुंचे, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद प्लस आता है, तो 4 लूज करेगा तो 4 प्लस आएंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2। और ये चाहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले, जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बने, यहां पे +4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बने -4, मतलब चार्ज आए -4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बने 2,8। तो यहां पे फिर से वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये भी क्या करेगा, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, इनर्ट गैस। ओके, तो ये जो है अगर 2 पे पहुंचता है तो हेलियम की तरह बन जाएगा, और अगर यहां पे पहुंचता है तो ये नियॉन की तरह बन जाएगा। ओके, इनर्ट गैसेस कौन से किसी को मालूम नहीं, तो यहां पे लिखता हूं मैं, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ओके, एटॉमिक नंबर होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86। ओके, मतलब ये क्यों, हमने जो सवाल जो था कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्वायर करते हैं, एटम सॉरी, और क्यों ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, तो इसलिए दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका वैलेंस शेल जो है, सबसे बाहर वाली शेल जो है वो स्टेबल बने। ओके, और एक एग्जांपल लेंगे, मान लो ऑक्सीजन है 2,6। अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, इट टेंड टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जिससे क्या हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बने, मतलब ये पहुंचा नियॉन के पास, मतलब अब ये बन गया स्टेबल। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लेने से इसके ऊपर चार्ज आए 2-। ओके, तो इस तरह से, तो यही चीज है जो तुमको बताती है। ओके, फिर से एक बार ये देख लो कि ऑक्टेट और ड्यूप्लेट की रूल की वजह से वो करते हैं, पहले 5 एलिमेंट ड्यूप्लेट के लिए जाएंगे, जबकि बाकी के सारे एलिमेंट ऑक्टेट के लिए जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे। तो यहां पे अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और, ओके, जो कि कॉमन है। जैसा कि एक एग्जाम्पल में लेता हूं, मान लो सोडियम, ओके, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वही पहले लेता हूं, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ओके, और इधर हम एग्जाम्पल लेंगे, मान लो ऑक्सीजन का तो हमने देख लिया, फ्लोरीन, ओके, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। ओके, अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का है 12, एल्यूमिनियम का है 13। सोडियम के अंदर 2,8,1 है इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब देखो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या एक देना आसान है, तो फिर ये क्या करेगा, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसका बनेगा Na, और 2,8 ये बन गया स्टेबल। लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने से इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, इट कैरीज प्लस चार्ज। वैसे ही मैग्नीशियम के बारे में देखो, 2,8,2, मतलब बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है,
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा Mg+2 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8। ओके, एल्यूमिनियम के बारे में वही होगा, एल्यूमिनियम के पास 2,8,3 है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन और बनेगा Al+++ विथ 2,8। मतलब यहाँ पे ये किसकी तरह बना, नियॉन की तरह, यहाँ पे भी ये नियॉन की तरह बना, यहाँ पे भी नियॉन की तरह बना। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किए, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। ओके, तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल जो है वो इसके हैं। और अगर हम इसको देखें तो ये सारी चीजें जो है वो मेटल है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सारे के सारे मेटल जो है वो प्लस वाले आयन बनाते हैं, और प्लस आयन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ कटायन। ओके, वैसे ही हम अनायन के बारे में देखेंगे। जैसा मान लो आपके पास फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है 2,7, तो ये क्या करता है, इट ऑलवेज वांट टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 लूज करना उतना आसान नहीं है जितना एक लेना आसान है। तो फिर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2,8। वैसे ही क्लोरीन है 17 है 2,8,7, तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर भी चार्ज आएगा माइनस, और ये अटेन करेगा 288। 288 किसका होता है, तो ये होता है आर्गॉन का। ओके, तो इसने क्या किया, आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव की, तो ये स्टेबल बन गया। क्योंकि नोबेल गैसेस स्टेबल होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखो। जब पीरियोडिक टेबल डिटेल में पढ़ोगे तब तो ये चीज होगी ही। ओके, वैसा फास्फोरस का देखो, अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, 2,8,5। अब देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इट वांट टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन, तो फिर फास्फोरस माइनस माइनस माइनस, और यहां पे आएगा 288। ओके, तो इस तरह से हर वो चीज जो नॉन मेटल है वो क्या करेगी, नॉन मेटल क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर माइनस चार्ज आता है और वो बनाते हैं अनायन। ओके, वो क्या बनाते हैं, अनायन। और यही रीजन है कि हर एक हर एक एलिमेंट जो है वो आइदर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू प्रोड्यूस द कैटायन एंड अनायन। ओके, तो अब यहां से अब हमारा अगला पार्ट शुरू होता है कि टाइप ऑफ आयन। तो देखो फिर से वही चीज कि आयंस जो होते हैं, आयन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दीज ऑल आयंस एज अ, ओके, हम इन सभी आयंस को रेडिकल भी बोलते हैं। तो देखो दो तरह के आयंस हमने देखे, एक हमने देखे कटायन और एक हमने देखे अनायन। कटायन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, अनायन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो कटायन को हम बोलेंगे, सो कटायंस आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल्स and anions are called as acidic radical. Okay, so here though I am writing here, I will show it with the arrows. So remember, cations are basic radical and anions are acidic radical. Okay, so always remember this point. और प्लस और माइनस चार्ज होता है वो रेडिकल होती है, आइदर उसको कैटायन बोलो, अनायन बोलो, या एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल बोलो। ओके, तो अब एक एक रेडिकल को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहली चीज तो आएगी, और एक चीज इसमें, या ठीक है पहले ये देखेंगे कि एसिडिक रेडिकल। तो पहले सबसे वन या और एक तरह का टाइप है इसका, वो हम देख लेंगे, फिर हम एसिडिक बेसिक को जाएंगे। देखो फिर से दो तरह के रेडिकल या रेडिकल के फिर दो टाइप होते हैं। रेडिकल्स आर अगेन ऑफ टू टाइप, एक होते हैं सिंपल रेडिकल और एक होते हैं कंपोजिट रेडिकल। सिंपल रेडिकल का मतलब होता है ऐसे रेडिकल जिनके अंदर सिंगल एटम प्रेजेंट हो, और कंपोजिट रेडिकल मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। देखो रेडिकल मतलब चार्ज तो होना ही चाहिए, प्लस हो माइनस हो, लेकिन सिंपल रेडिकल मतलब ऐसे ही जिनके अंदर सिंगल एटम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एग्जाम्पल भी लिखता हूं, जैसा कि देख लो F माइनस है, Na प्लस है, ओके, Cl माइनस है, O माइनस माइनस है। ये सिंगल एटम है, चार्ज वन एक रहने दो, दो रहने दो, तीन रहने दो, उसका हमें
यहाँ पे नहीं सोचना है। सिंगल एटम है तो उसको हम सिंपल रेडिकल बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ एटम मतलब कैसा, ओ एच माइनस, ये दो एटम्स है ओ और एच, दोनों से मिलकर एक ग्रुप बना, NH4 प्लस, ओके, SO4 माइनस माइनस, अगेन इस तरह के, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ कंपोजिट रेडिकल। अब एक और चीज यहां पे कि फिर से एक बार देखो, सिंपल रेडिकल मतलब अकेला एटम होना चाहिए, उसके ऊपर चार्ज हो, चार्ज एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वी डोंट केयर। और ग्रुप ऑफ एटम्स अगर है और उसके ऊपर चार्ज है तो उसको कंपोजिट रेडिकल बोलते हैं। इसके बाद एक चीज जो यहां पे आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वो चीज है दैट इज अबाउट द रेडिकल के साथ उसकी वैलेंसी भी यहां पे मायने रखती है, या वी हैव टू कंसिडर वैलेंसी। तो वैलेंसी मतलब क्या, अभी हमने देखा वैलेंसी इज, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वैलेंसी की, कंबाइनिंग कैपेसिटी। लेकिन यहां पे तुमको डेफिनेशन नहीं चाहिए, यहां पे वैलेंसी का मतलब चाहिए। तो वैलेंसी का मतलब यहां पे होता है चार्ज प्रेजेंट, और सिंपल हम उसको लिखेंगे चार्ज ऑन इट, ओके, चार्ज ऑन इट। उसके ऊपर कितना चार्ज होता है उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, वैलेंसी होंगे बोलेंगे। दैट चार्ज में भी, वो चार्ज माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, जो एटम है जिनके ऊपर +1 चार्ज आता है उन एटम्स को बोला जाता है मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम, ओके। जैसा हमने अभी एग्जांपल्स देखे कि Na स्टेबल नहीं है तो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा Na+। Cl भी स्टेबल नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा Cl-। वैसे ही F बनाएगा F-, K बनाएगा K+। तो इस तरह से जिसके ऊपर एक प्लस या एक माइनस है उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ मोनोवैलेंट एटम, ओके। या मोनोवैलेंट आयन बोल सकते हो, या मोनोवैलेंट एटम बोल सकते हो, ओके। आप इसको आयन भी बोल लो यहां पे, मोनोवैलेंट, ओके, एटम और आयन, ओके। उसी तरह से दूसरा होता है डाई वैलेंट एटम और आयन। तो देखो ये क्या होता है, तो डाइवैलेंट एटम और आयन ऐसा होता है जिसके अंदर दो चार्जेस हो, ओके। जैसा फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, हमने अभी बात की ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है तो वो बनाता है O-। सल्फर भी स्टेबल नहीं है, बनाता है S-, ओके। Ca भी स्टेबल नहीं है, बनाता है Ca++। तो इन सब को चार्ज प्लस हो या माइनस हो, दो चार्जेस है तो उसको बोलेंगे डाइवैलेंट एटम, ओके। उसके बाद जो थर्ड है उसको हम बोलेंगे ट्राइवैलेंट एटम, नंबर 3, दैट इज ट्राइवैलेंट एटम और आयन, ओके। जैसा हमने अभी देखा, फॉस्फोरस बनाता है P-, 3 माइनस, नाइट्रोजन भी बनाता है N-, और हमने और एक बात करी थी अभी एल्यूमिनियम के बारे में कि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर आते हैं Al+++, 3 चार्जेस, ओके। एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज क्या आता है, एल्यूमिनियम इट कैरीज Al+++, ओके, 3 चार्जेस। मतलब जब एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस आएंगे तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ट्राइवैलेंट एटम और आयन, ओके। अब देखो एल्यूमिनियम ने बनाया +++, ओके। और उसके बाद फोर्थ होता है जिसको हम पॉलीवैलेंट एटम और आयन बोलेंगे, ओके। अब कुछ इसमें रेफरेंस में उसको ना टेट्रावैलेंट भी बोला गया है, लेकिन हम उसको पॉलीवैलेंट बोलेंगे। तो पॉलीवैलेंट का एग्जाम्पल है, बहुत कम एग्जाम्पल है इसके, तो पॉलीवैलेंट का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे सिलिकॉन। सिलिकॉन भी स्टेबल नहीं है तो सिलिकॉन बनाता है +4, सिलिकॉन +4, तो इसके ऊपर +4 चार्ज है तो इसको हम पॉलीवैलेंट बोलेंगे, ओके। जैसा कार्बन भी बना सकता है लेकिन वो ज़्यादा उतना एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम सिलिकॉन का एक एग्जाम्पल लेंगे। तो इस तरह का ये जो टाइप है इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ पॉलीवैलेंट एटम और आयन, ओके। सो
तो हमने जो बात करी एसिडिक और बेसिक रेडिकल के बारे में, उसको अब हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो अगर किसी भी रेडिकल के ऊपर हमने जो बात की, हम ओके, तो एसिडिक और बेसिक रेडिकल के बारे में बात करेंगे। जो हमने बात की कि एसिडिक रेडिकल किसे बोलते हैं, जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। ओके, तो देखो अब यहां पे जैसा हमने बात की सिंपल और कंपोजिट, वैसे एसिडिक रेडिकल में दो तरह के एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। एक होते हैं सिंपल एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल, ओके, सिंपल एसिडिक रेडिकल, ओके, रेडिकल, और दूसरे होते हैं कंपोजिट एसिडिक रेडिकल। ओके, तो सिंपल एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं, जैसा हमने बात की कि सिंगल एटम होना चाहिए और उसके ऊपर माइनस चार्ज होना चाहिए। फिर माइनस चार्ज कितने भी रहे, मान लो F माइनस है, O माइनस माइनस है, N माइनस 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 है, ये सारे सिंपल एसिडिक रेडिकल में आए। ओके, और जैसा क्लोरीन माइनस है, सल्फर माइनस माइनस है, फॉस्फोरस माइनस 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 है, 3 माइनस है, ये सारे सिंपल एसिडिक रेडिकल में आए। ओके, दूसरा कंपोजिट एसिड रेडिकल क्या होते हैं फिर, कंपोजिट एसिडिक रेडिकल। ओके, तो मैं सीधा एग्जांपल ही लिखता हूं, ऑलरेडी हमने उसके बारे में बात की, जैसा कि OH माइनस, SO4 माइनस माइनस, PO4 माइनस माइनस माइनस, OH माइनस। ओके, ये सारे कंपोजिट एसिडिक रेडिकल में आते हैं। ये सारे क्या हो गए, सिंपल एसिडिक रेडिकल, ये सारे क्या हो गए, कंपोजिट एसिडिक रेडिकल। अब उसके बाद अब हम बात करेंगे बेसिक रेडिकल के बारे में। ओके, या इसका एक रूल है, वो भी यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद बाकी की चीजें देख सकते हैं। देखो नॉमेनक्लेचर, जो हम बात कर रहे थे नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो देखो अगर तुम्हारे पास सिंपल एसिडिक रेडिकल है तो उसका नॉमेनक्लेचर करने का एक तरीका है या एक मेथड है। वो क्या है कि सिंपल एसिडिक रेडिकल में जो भी रेडिकल है उसके आखिर में एक वर्ड लगता है एज IDE। इसको आखिर में लगने वाले वर्ड को सफिक्स बोला जाता है। जनरली हम F को क्या बोलते हैं, फ्लोरीन, लेकिन यहां पे F का नाम बदल जाएगा, यहां पे वो फ्लोरीन नहीं रहेगा, ये नाम बनेगा फ्लोराइड। ऑक्सीजन का नाम यहां पे बदल जाएगा, बनेगा ऑक्साइड। नाइट्रोजन का नाम बदल जाएगा, नाइट्राइड। क्लोरीन का नाम बदल जाएगा, क्लोराइड। सल्फर का नाम बदल जाएगा, सल्फाइड। फॉस्फोरस का नाम बदल जाएगा, फॉस्फाइड। मतलब आखिर में वर्ड आ रहा है IDE। ओके, और अगर वही रेडिकल अगर कंपोजिट वाला हो, ओके, ये सारे कौन से हैं हमारे, कंपोजिट रेडिकल, तो कंपोजिट रेडिकल में आखिर में वर्ड आता है डैश, जिसको हमने सफिक्स बोला अभी। ओके, वो वर्ड आता है आखिर में डैश ATE एज अ क्या, सफिक्स। तो यहां पे OH, ओके, OH तो नीचे भी है, ओके, यहां पे लिखेंगे हम, तो इसका नाम बनेगा सल्फेट, इसका नाम बनेगा फॉस्फेट। ओके, और यहां पे एक एक्सेप्शन है, ये इसको मैं एक्सेप्शन के तौर पे बताता हूं, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड, ये एक्सेप्शन है। ओके, इस नाम में आपको ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस तरह से हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिडिक रेडिकल, सिंपल एसिडिक रेडिकल, कंपोजिट एसिडिक रेडिकल। ओके, उसके बाद हम अब देखेंगे बेसिक एसिडिक रेडिकल के बारे में। अब देखो, जब आप बेसिक एसिडिक रेडिकल के बारे में बात करते हो तो बेसिक रेडिकल, अभी हमने बात की बेसिक का मतलब क्या है, उसके ऊपर प्लस चार्ज होना चाहिए। ओके, तो बेसिक रेडिकल भी दो तरह के होते हैं। अगेन, एक होते हैं सिंपल बेसिक रेडिकल। सिंपल बेसिक रेडिकल मतलब कैसे है, देखो Na प्लस, Li प्लस, Ca प्लस प्लस, ओके, और
ये हो गए सिंपल बेसिक रेडिकल। और कंपोजिट बेसिक रेडिकल में क्या आता है, एक ही एग्जांपल है जो ज्यादा फेमस है, वो है NH4+। अब इनमें भले ही वो सिंपल बेसिक रेडिकल हो या कंपोजिट बेसिक रेडिकल हो, दोनों में एक ही रूल है बेसिक, वो है उसके आखिर में तुमको ऐड करना पड़ेगा IUM, -IUM। ओके, दिस वर्ड हम इसको यूज करेंगे एज अ सफिक्स। ओके, तो क्या वर्ड आएगा, IUM एज अ सफिक्स। ओके, मतलब यहां पे इसका नाम बन जाएगा सोडियम, यहां पे इसका नाम बन जाएगा लिथियम, यहां पे इसका नाम बन जाएगा कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और इसका नाम बन जाएगा अमोनियम, अमोनियम। ओके, तो इस तरह से हमको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अब मैं तुमको एसिडिक और बेसिक रेडिकल का चार्ट इसके नीचे देता हूं, तो वो चार्ट आप कॉपी कर लो, उस चार्ट को पढ़ो, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड फ्रॉम द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी एंड इट विल हेल्प यू। थैंक यू।